नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम हृदय की कार्यप्रणाली के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हृदय की कार्यप्रणाली को हमने दो भागों में बांटा था। पहला भाग था हृदय स्पंदन और दूसरा हृदय चक्कर। हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट के विषय में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली। आज इस वीडियो में हम हृदय चक्कर यानी कि कार्डियक साइकिल के विषय में अध्ययन करेंगे। हृदय चक्कर यानी कि कार्डियक साइकिल। आज इस वीडियो में हम कार्डियक साइकिल के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार से आलिंदों का संकुचन होता है, उसके बाद में नीलियों में किस प्रकार से रुधिर पहुंचता है और उसके बाद में नीलियों से रुधिर हमारे बॉडी में किस प्रकार से भेजा जाता है। इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। यह हमारे प्रीसंचरण तंत्र से संबंधित लास्ट वीडियो रहेगा और इसके बाद में जो प्रीसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ डिजीज बचती हैं, कुछ रोग बचते हैं, उनसे संबंधित मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। क्वेश्चन टोटल मैंने 100 क्वेश्चन बनाए, इनमें से 50 क्वेश्चन पहले एक वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा कल रहेगा, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके लिए प्रीसंचरण तंत्र से संबंधित और लेके आ रहा हूँ, जो कि नीट और जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 12th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हृदय की कार्यप्रणाली बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, हृदय चक्र के विषय में बहुत बार तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हृदय चक्र यानी कि कार्डियक साइकिल। देखो, सबसे पहले हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि हृदय चक्र कहते किसे हैं। देखो, स्पंदन की, हृदय स्पंदन की बात की थी हमने, यानी कि हर आलिंदों में जो संकुचन या हृदय में जो संकुचन होता है, उस संकुचन होने को क्या कहते हैं? स्पंदन कहते हैं। तो एक स्पंदन के प्रारंभ होने से दूसरे स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये हो जाएगी, जो कि आपकी 12th क्लास की जो आरबीसी की बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें ये डेफिनेशन आपकी दे रखी है कि एक स्पंदन के प्रारंभ होने से दूसरे स्पंदन के प्रारंभ होने तक, यानी कि कंप्लीट जो एक स्पंदन होता है, उस स्पंदन के समय हृदय के जो विभिन्न भाग हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के क्रम को हम क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। या इसी डेफिनेशन को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एक स्पंदन के पूर्ण होने के समय, एक स्पंदन के पूर्ण होने के समय हृदय में होने वाली घटनाओं को हृदय चक्र कहते हैं। एक डेफिनेशन आपकी ये हो जाएगी, दोनों ही सही है। यह आपकी आरबीसी की बुक में दे रखी है कि एक स्पंदन के प्रारंभ होने से दूसरे स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में जो परिवर्तन होते हैं उनके क्रम को क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। या फिर एक डेफिनेशन ये हो जाएगी कि एक स्पंदन के पूर्ण होने के समय हृदय में होने वाली विभिन्न घटनाओं को हम हृदय चक्र कहते हैं। देखो, जब एक स्पंदन पूर्ण होता है, उस स्पंदन के समय हृदय में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। देखो, इसमें घटनाएं कौन सी हो सकती है? आलिंदो व नीलियो
आलिंदों व नीलों के दाब व आयतन में परिवर्तन। आलिंदों व नीलों के दाब व आयतन में आलिंदों में दाब बढ़ सकता है, आयतन बढ़ सकता है, या फिर नीलों में दाब बढ़ सकता है, आयतन बढ़ सकता है, इनमें कमी भी आ सकती है। इसके अलावा और परिवर्तन क्या हो सकते हैं? कपाटों का खुलना व बंद होना, कपाटों का खुलना व बंद होना। और इसके अलावा हम बात करें, देखो हृदय से जो ध्वनियाँ निकलती वो भी इसी के अंदर आ जाएंगी। जो अर्धचंद्राकार कपाट या जो द्विविलन त्रिविलन कपाट होते हैं, इनका खुलना व बंद होना, ये भी क्या होती है? हृदय की जो एक स्पंदन होता है, उस एक स्पंदन के पूर्ण होने के समय हृदय में जो होने वाली घटनाओं के अंदर ही आते हैं ये। आलिंदों व नीलों के दाब व आयतन में परिवर्तन, आलिंदों व नीलों का शिथिलन होना या संकुचित होना, ये सभी किसके अंदर आती हैं? हृदय में होने वाली घटनाओं में आती हैं। तो आपकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए हृदय की कि एक स्पंदन के पूर्ण होने के समय हृदय में जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं को ही हम हृदय चक्र कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो घटनाएं होती हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं, ये किस प्रकार से होते हैं। देखो हृदय चक्र जो होता है ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। एक हृदय चक्र 0.8 सेकंड कंप्लीट होने में लेता है। इस 8 सेकंड में क्या होता है, हमारे हृदय के अंदर सभी शरीर के भागों से रुधिर आ जाता है और यहाँ से शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में भेज भी दिया जाता है। तो ये 0.8 सेकंड में क्या होता है, एक हृदय चक्र कंप्लीट होता है। और इस हृदय चक्र में दो प्रावस्थाएं पाई जाती है। पहली होती है विश्रांति की अवस्था, विश्रांति की प्रावस्था, विश्रांति की प्रावस्था जिसे हम कहते हैं अनुशिथिलन, अनुशिथिलन, या इसे हम कहते हैं एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। दूसरी आती है संकुचन की अवस्था, संकुचन की अवस्था या संकुचन की प्रावस्था, इसे हम कहते हैं परकुंचन, परकुंचन, या इसे हम कहते हैं सिस्टोल। यानी कि विश्रांति की अवस्था जिसे हम अनुशीतलन या डायस्टोल कहते हैं, संकुचन की अवस्था जिसे हम परकुंचन या सिस्टोल कहते हैं। ये जो अनुशीतलन अवस्था होती है, इसमें आपके आलिंद और नीले क्या रहते हैं, विश्रांत यानी कि रिलैक्स फॉर्म में रहते हैं, और यानी कहने का मतलब कि आराम फरमा रहे होते हैं। और संकुचन की प्रावस्था जिसमें परकुंचन या सिस्टोल कहते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो आपके आलिंद और नीले होते हैं वो पिचकते हैं या संकुचित होते हैं, जिससे आगे ब्लड का ट्रांसफर हो सके। तो ये जो क्रियाएं होती है विश्रांति और संकुचन की, ये जो लयबद्ध तरीके से आलिंद और नीले में होती रहती है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार से होती है। देखो इसके अनुसार हम 4 हेडिंग बना सकते हैं इसके लिए। देखो पहले हम साथ साथ में चित्र में भी समझ लेते हैं कि इस चीज में होता क्या। पहले आपको देखो हृदय का जो चक्र का समय है वो आपको ध्यान में रखना है कि कितना होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि हृदय चक्र का समय कितना 0.8 सेकेंड होता है। अब देखो आगे यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं और साथ साथ में इसे हम क्लियर करते रहेंगे। यह आपकी महाधमनी हो गई और ये होगी फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, और यहां से ये जाती है फेफड़ों में, ये फेफड़ों में चली जाती है। अब देखो यहां पर ये तो हो गया आपका, यहां से आती है महाशिरा, कौन सी हो जाएगी, महाशिरा हो जाएगी, जिससे हम पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर है वो इसमें आता है। और इधर से निकली रहती है आपकी जो
फुफ्फुसीय धमनी होती है वो यहाँ से जाती है इस फेफड़ों में। ये कौन सी हो जाएगी? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी जिससे शुद्ध रुधिर होता है वो आपके बाएं आलिंद में आता रहता है, शुद्ध रक्त। और ये पूरे शरीर से क्या रहता है? अशुद्ध रक्त। अब देखो ये हो गया आपका दायां आलिंद और ये हो गया बायां आलिंद और ये दायां नीले और ये बायां नीले हो गया। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जहां पर आपकी महाशिरा खुलती है वहां पर कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे ऐसे नोड कहते हैं। ये क्या करता है? हमारे हृदय का, इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं, ये आवेग उत्पन्न करने का कार्य करता है। और ये आवेग कहाँ भेजता है? यहाँ पर पाया जाता है आलिंद नीले पट के ऊपर एवी नोड। इस एवी नोड के पास क्या करता है? ये आवेग को भेजता है। और एवी नोड क्या करता है? यहाँ पर पाया जाता है हिंज बंडल। इस हिंज बंडल के पास में आवेग भेजता है और हिंज बंडल से कुछ शाखाएं निकली रहती हैं जिनसे क्या कहते हैं? पुरकिंजे के तंतु निकले रहते हैं। ये पुरकिंजे के तंतु नीले की भित्ति से संपर्क रखते हैं। यानी कि इस प्रकार की संरचना होती है सामान्यतः। तो शुरुआत में होता क्या है कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है इसके माध्यम से रुधिर आता है बाएं आलिंद में और इधर से महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है। तो शुरुआत की जो पहली अवस्था होती है वो बन जाती है आपकी आलिंद या आलिंदों का अनुशिथिलन। अनुशिथिलन या इसे हम कहते हैं एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल कहते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, और एक चीज आपको ये ध्यान में भी रखनी है कि आलिंद और नीले होते हैं अधिकतर समय में क्या होते हैं? विश्रांत अवस्था में रहते हैं। ज्यादातर समय इनका जो होता है विश्रांत अवस्था में रहते हैं आलिंद और नीले। देखो टोटल समय 0.8 सेकंड होता है, जिसमें आलिंद होता है ये 0.7 सेकंड के लिए विश्रांत अवस्था में रहता है और नीले होता है 0.5 सेकंड के लिए विश्रांत अवस्था में। तो ये हम आगे भी देखेंगे, इसको ध्यान में रखना है। तो आलिंदों के अनुशीतलन या विश्रांत अवस्था का समय कितना होता है? तो ये होता है 0.7 सेकंड। यानी कि टोटल 8 सेकंड का जो हृदय चक्र होता है उसमें 0.7 सेकंड के लिए आलिंद क्या होते हैं? अनुशीतल या डायस्टोल अवस्था में पाए जाते हैं। और इस समय होता क्या है? फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बाएं फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, फुफ्फुसीय सीरा, सॉरी ये धमनी नहीं है, गलती से लिख दिया, यहाँ पर आएगा सीरा। फुफ्फुसीय धमनी तो ये होगी। फुफ्फुसीय सीरा के द्वारा बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर आता है। शुद्ध रुधिर आता है। ये समय कौन सा चल रही अवस्था? अनुशीतल अवस्था की बात कर रहे हैं कि फेफड़ों से शुद्ध रुधिर, फेफड़ों से है वो शुद्ध रुधिर है वो फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में आता है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो महाशिरा के द्वारा समस्त शरीर से अशुद्ध रुधिर महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। अब देखो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर है वो फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है और महाशिरा ये क्या करती है? पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर लेकर के कहाँ पहुंचाती है? दाएं आलिंद में पहुंचाती है। अब शुरुआत में देखो इसमें रुधिर होता है वो कम मात्रा में होता है, तो उस समय ये कपाट क्या होते हैं? बंद रहते हैं। देखो इसमें भी क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में रुधिर रहता है, उस समय ये कपाट बंद रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसमें रुधिर आता जाता है, रुधिर की मात्रा बढ़ती जाती है,
और बढ़ने से क्या होता है, इसमें भी कुछ मात्रा में रुधिर रहता है और इस कारण से इसका जो दाब होता है उस दाब की तुलना में इसका दाब अधिक हो जाता है। देखो रुधिर है लगातार आ रहा है महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में और फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में, और ये रुधिर लगातार आता रहता है। इस कारण से इसकी जो मात्रा होती है ये बढ़ जाती है और बढ़ने से ये क्या करती है, इसका दाब है वो इसकी तुलना में इसका दाब अधिक हो जाता है और अधिक दाब होने से क्या होते हैं, ये कपाट खुल जाते हैं। ये कपाट हम इस प्रकार से खोल देते हैं और ये कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं और इसमें से रक्त है वो किस में आ जाता है, नीलियों में आ जाता है। यानी कि यहाँ पर कौन सा कपाट होता है, त्रिवलन कपाट होता है। दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य, बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य कौन सा, द्विविलन कपाट होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि शुरुआत में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर है वो फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में आता है और महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है। कौन सी अवस्था चल रही है, आलिंदों की विश्रांत अवस्था चल रही है। जैसे जैसे इसके अंदर रुधिर आता है, रुधिर आने से दाएं आलिंद या बाएं आलिंद, दोनों आलिंदों की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों आलिंदों में क्या होता है, नीलों की तुलना में इनका दाब अधिक हो जाता है और दाब बढ़ने से क्या हो जाएगा, कोई भी चीज हम ले रहे हैं उसके ऊपर दाब लगाएंगे और नीचे क्या हो जाएगी, वो दाब के कारण क्या हो जाएगी, नीचे खुल जाएगी या नीचे की ओर बैठना स्टार्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से क्या होता है कि दाएं आलिंद में दाब बढ़ने से ये कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं और खुलने से अधिकांश रुधिर है वो इसके अंदर आलिंदों में चला जाता है। और ये रुधिर कितना जाता है वो एक बार लिख देता हूं कि द्विवलन व त्रिवलन कपाटों के खुलने से, द्विविलन व त्रिविलन कपाटों के खुलने से अधिकांश रुधिर, अधिकांश मतलब 100% है तो टोटल कितना हो जाएगा, लगभग 75% रुधिर है वो 75% रुधिर है वो नीलियों में चला जाता है, नीलियों में चला जाता है। यानी कि जो आलिंद में रुधिर था उस टोटल रुधिर का लगभग 75% रुधिर है वो विश्रांत अवस्था में नीलियों के अंदर चला जाता है। ये निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा आलिंदों में पहुंचता है। अभी तक आलिंदों का संकुचन नहीं हुआ है, सिर्फ अनुशीतल विश्रांत अवस्था चल रही है, डायस्टोल चल रहा है। उस समय क्या होता है, अधिकांश रुधिर लगभग 75% रुधिर है वो नीलियों के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 0.7 सेकंड के लिए होता है, ये अनुशीतलन समाप्त हो जाता है। ये अब क्या होता है, इस अनुशीतलन के बाद में अवस्था आती है आलिंदों का परकुंचन। तो हम परकुंचन की बात कर लेते हैं। आलिंदों का परकुंचन या एट्रियल सिस्टोल। इसमें होता क्या है कि जो आलिंद होते हैं ये एक साथ कुछ समय के लिए क्या करते हैं, संकुचित अवस्था में आते हैं। अब देखो टोटल जो विश्रांत अवस्था टोटल 7 होती है, 8 में से 7.7 निकाल दो, कितना बच गया। तो आलिंदों का परकुंचन है वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है। ये अभी हमने बात की थी कि जब यहाँ से ऐसे नोड आवेग उत्पन्न करता तो 0.1 सेकेंड के लिए आवेग यहाँ पर रोक लेता है, उस 1 सेकेंड में आलिंदों का परकुंचन होता है और इसके बाद में यहाँ पर एवी नोड के पास पहुंचा देता है। इस 1 सेकेंड के लिए क्या होता है, अपरकुंचन होता है। तो ये होता क्या, आलिंदों के अनुशीतलन, आलिंदों के अनुशीतलन समाप्त होने के पश्चात, अनुशीतलन समाप्त होने पर, यानी कि आलिंदों का जब अनुशीतलन समाप्त हो जाता है उसके बाद में आलिंदों का परकुंचन होता है। परकुंचन का समय होता है 0.1 सेकेंड का। और इसमें होता क्या है कि आलिंदों में शेष बचा रुधिर, कितना बचा हुआ शेष, देखो 75% तो पहले ही आ गया, यहां पर कितना बचा 25%। तो 25% रुधिर जो बचा हुआ था आलिंदों में, शेष बचा रुधिर है वो नीलियों में आ जाता है, नीलियों में आ जाता है। आलिंदों का परकुंचन में क्या होता है, 0.1 सेकंड के लिए होता है और ये अनुशीतलन जैसे समाप्त होता है आलिंदों का, उसके बाद में आलिंदों का परकुंचन हो जाता है। आलिंद पिचकने लगते हैं और इस पिचकने से क्या होता है, 75% रुधिर पहले चला गया, यहाँ पर कितना बचा
25% बता, तो जो 25% शेष रुधिर बचा था आलिंदों में वो किस में चला जाता है, संकुच प्रकुंचन के समय नीलियों के अंदर चला जाता है। और इस प्रकार से जो नीले होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, रुधिर से भर जाते हैं और ये आलिंदों की प्रकुंचन अवस्था वो समाप्त हो जाती है। कितने समय की होती है, 0.1 सेकंड की। इसके बाद में होता है नीलियों का प्रकुंचन। अब देखो यहां पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, ये जो वाल खुले हैं ना, यहाँ पर जो कपाट खुले हैं, ये आलिंदों की प्रकुंचन के समय क्या होते हैं, बंद नहीं होते हैं। ये जब नीलियों का अनुशीतलन अवस्था होगी उस समय बंद होंगे, तो वो अभी बात करेंगे हम। अब इसके बाद में जो तीसरी अवस्था आती है वो होती है नीलियों का अनुशीतलन। नीलियों का अनुशीतलन, सॉरी नीलियों का प्रकुंचन होगा पहले, नीलियों का प्रकुंचन। और प्रकुंचन कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। अब देखो ये रुधिर से पूर्ण रूप से भर गए, भरने के बाद क्या होता है, यहां का दाब ये खाली हो गया और यहां पर क्या होता है, रुधिर भर गया। भरने से क्या हो, यहाँ का दाब अधिक हो जाता है और दाब अधिक होने से क्या हो जाते हैं, ये कपाट होते हैं ये बंद हो जाते हैं। ये कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यानी कि नीलियों पूर्ण रूप से रुधिर के भर जाने से ये कपाट यहाँ से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। द्विवलन और त्रिवलन कपाट बंद हो जाते हैं। ये नीलियों का प्रकुंचन का समय कितने होता है, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड का होता है। यानी कि नीले प्रकुंचित होते हैं 0.3 सेकेंड के लिए। और इस समय क्या होता है, नीलियों का दाब बढ़ जाने से, दाब बढ़ जाने से, देखो ये प्रारंभ कब होता है, जब आलिंद होते हैं ये संकुचित हो जाते हैं, उसके बाद में नीलियों का प्रकुंचन होता है। संकुचन समाप्त होता है जैसे आलिंद होगा और वैसे नीलियों का प्रकुंचन स्टार्ट हो जाता है। नीलियों का दाब बढ़ जाने से द्विवलन व त्रिवलन कपाट बंद हो जाते हैं। द्विवलन व त्रिवलन कपाट बंद हो जाते हैं। यानी कि नीलियों का दाब, जैसे इसके अंदर दाब बढ़ता है तो इस दाब बढ़ने से क्या होते हैं, ये दोनों कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो आपकी फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी होती है, इसमें क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। महाधमनी में भी क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। तो ये अर्धचंद्राकार कपाट कब खुलेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे यहाँ का दाब है वो इसकी तुलना में यहाँ का दाब बढ़ जाता है और इस दाब के बढ़ने से क्या होते हैं, ये कपाट खुल जाते हैं और खुलने से जो कंप्लीट रुधिर होता है नीलियों में दाब सहित हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है शुद्ध रुधिर, और अशुद्ध रुधिर है वो फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है। तो ये बात हम लिख लेते हैं, नीलियों का दाब, नीलियों का दाब फुफ्फुसीय धमनी व महाधमनी से अधिक हो जाने के कारण, अधिक हो जाने के कारण दोनों में अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। अब देखो नीलियों का जो दाब होता है, इन नीलियों का दाब है वो फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी से अधिक हो जाता है। इस कारण से दोनों का जो अर्धचंद्राकार कपाट होता है, ये क्या होता है, इन दोनों में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये दोनों ही कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और खुलने से क्या होता है, नीले के अंदर, दाएं नीले में जो रुधिर होता है ये अशुद्ध रुधिर होता है, ये क्या होता है, हृदय के हमारे फेफड़ों में चला जाता है। और बाएं नीले के अंदर जो रुधिर होता है इसमें क्या होता है, प्रेशर के साथ में ये रुधिर हमारे पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है, जो कि महाधमनी के द्वारा हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है।
ये होता है नीलियों का प्रकुंचन। नीलियों के प्रकुंचन के समय होता क्या, तो वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। महाधमनी के द्वारा नीलियों से रुधिर, सॉरी यहां पर हम लिख देते हैं बाएं नीले से रुधिर महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। पूरे शरीर में दाब सहित भेज दिया जाता है या पंप कर दिया जाता है। और इसी प्रकार से हो जाएगा दाएं नीले से रुधिर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है। ये होता है हमारे नीलियों का प्रकुंचन, जो कि 0.3 सेकंड का होता है। और नीलियों में दाब बढ़ जाने से द्विवलन त्रिवलन कपाट क्या हो जाते हैं, इनमें रुधिर की मात्रा बढ़ जाएगी, दाब बढ़ जाएगी, इस कारण ये दोनों बंद हो जाएंगे। और बंद होने का फायदा ये है कि रुधिर वापस आलिंद में न जा सके। कपाट बंद होने से खुले रहेंगे तो क्या हो जाएगा, रुधिर इधर भी जा सकता है, तो इसलिए क्या हो जाते हैं, ये कपाट दाब बढ़ने से दोनों बंद हो जाते हैं, इस कारण रुधिर इधर न जा करके इस साइड में जाएंगे। और अब क्या होता है, यहाँ का दाब और यहाँ के दाब में अंतर आ जाता है। इस दाब में क्या होती है, कमी होती है, या इस दाब में वृद्धि हो जाती है। तो ये दाब बढ़ने से क्या हो जाता है, यहाँ के जो वॉल होते हैं और जो अर्धचंद्राकार वॉल होते हैं ये खुल जाते हैं। खुलने से यहाँ फ्रेशर के साथ ये रुधिर है महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। और यहाँ जो दाएं नीले का रुधिर है ये फेफड़ों में चला जाता है ऑक्सीजनीकरण होने के लिए। ये होता है नीलियों का प्रकुंचन। इसके बाद में आता है नीलियों का अनुशीथिलन। प्रकुंचन होने के बाद होता है अनुशीथिलन। लास्ट में एक बार फिर से देख लेंगे कि समय का जो आपके जो कंफ्यूजन न रहे, इसलिए लास्ट में एक बार फिर से देखेंगे इस चीज को। नीलियों का अनुशीथिलन, इसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब देखो इसमें होता क्या है, रुधिर है वो कहाँ पहुंच गया, हमारे शरीर में चला गया, यहां से फेफड़ों में चला गया। जब नीलियों का प्रकुंचन होता है उस समय क्या होता है, इसमें लगातार रुधिर आता रहता है। नीलियों के प्रकुंचन के समय इसमें रुधिर आता रहता है और इसमें भी रुधिर आता रहता है और ये ऊपर से भरते जाते हैं। अब नीलियों की बात करें तो नीलियों का जो दाब होता है वो कम हो जाता है। दाब कम हो जाने से क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, यानी कि अंदर का यहाँ का दाब ये खाली हो जाएगा। और खाली हो जाने से क्या हो जाएगा, अंदर का दाब है वो कम हो जाएगा। और कम हो जाने से क्या होगा, ये रुधिर वापस यहाँ ना आ सके, इसलिए ये जो कपाट होते हैं ये बंद हो जाते हैं। जब नीलियों का प्रकुंचन हो रहा था उसमें इसमें क्या हो रहा था, लगातार रुधिर बढ़ रहा था, रुधिर आ रहा था इसके अंदर। अब होता क्या है, नीलियों के प्रकुंचन का समय कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 सेकंड। यानी कि नीलियों के अनुशीतलन विश्रांत अवस्था होती है नीलियों की, वो 0.5 सेकंड की होती है। तो 0.5 सेकंड के लिए क्या होता है, नीले अनुशिथिल अवस्था में या विश्रांत अवस्था में रहते हैं। इसी विश्रांत अवस्था के समय क्या होता है, आलिंदों में रुधिर का जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है तो ये रुधिर है इसके ऊपर क्या करेगा, वाल के ऊपर प्रेशर डालेगा। क्योंकि आलिंदों में रुधिर की मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर इस पर प्रेशर डालेगा, प्रेशर के कारण क्या हो जाएंगे, ये वॉल खुल जाएंगे। अब देखो इसमें जो मेन प्रोसेस हुई वो अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो गई। और इसके बाद में क्या होता है, आलिंदों के नीलियों के अनुशीतलन के समय क्या होता है, आलिंदों से रुधिर नीलियों में आता रहता है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि नीलियों के अंदर क्या होता है, दाब कम होता है, यहाँ पर दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और अधिक हो जाने से ये दाब किस पे, जो वॉल होते हैं उसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो ये खुल जाएंगे। और खुलने से ये क्या हो जाएगा, लगभग 75% रुधिर है वो इस नीलियों की अनुशिथिल अवस्था में इसके अंदर आ जाएगा। और इस समय इसकी भी क्या चल रही है, आलिंदों की भी अनुशिथिल अवस्था चल रही है।
आलिंदों की भी क्या होती है, अनुशिथिल अवस्था चल रही है, और नीलियों की भी अनुशिथिल अवस्था चल रही है। उस समय लगभग 75% रुधिर इसके अंदर आ जाएगा, और ये चक्कर लगातार इसी प्रकार से चलता रहता है। पहले क्या होगा, नीलियों का अनुशिथिल होते ही क्या होगा, आलिंदों का क्या हो जाएगा, अनुशिथिल अवस्था इनकी भी चल रही है, फिर संकुचन होगा, संकुचन होते रुधिर पूर्ण भर जाएगा नीलियों में। ये नीले से पूरे रुधिर फेफड़ों में और हमारे जो शरीर में रुधिर भेज दिया जाएगा। फिर वापस यही क्रिया आ जाएगी, नीलियों का अनुशिथिल होगा प्रकुंचन होने के बाद, और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो आपको ध्यान में रखना कि दाब कम होने से अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, और फिर 0.5 सेकंड के लिए होता है ये नीलियों का अनुशिथिल। और इसमें क्या होता है, आलिंदों में जो निष्क्रिय प्रवाह के माध्यम से लगभग रुधिर है इसमें आता रहता है, लगभग 75% रुधिर है वो अनुशिथिल अवस्था में ही इसमें आ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो इन चीज़ों को हम एक बार फिर दोबारा से समझेंगे, जो पॉइंट वाला सिस्टम है, क्योंकि जो आलिंदों का संकुचन है, अनुशीतलन है, ये साथ साथ चलते रहते हैं नीलियों और आलिंदों का। तो साथ साथ किस प्रकार से होती है वो देखेंगे, क्योंकि 0.8 सेकंड में इन पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो वो एक बार हम इसका चक्कर देख लेते हैं कि क्या होता है। पहले तो देखो 2 प्रकार की ध्वनि निकलती है, उन ध्वनियों की बात कर लेते हैं। हृदय ध्वनियां, हृदय ध्वनियां, और ये निकलती कब है, तो नीलियों के प्रकुंचन के समय हृदय ध्वनि निकलती है। नीलियों के प्रकुंचन के समय देखो नीलियों का जब प्रकुंचन होता है उस समय ये वॉल क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार, और द्विवलन और त्रिवलन कपाट क्या होते हैं, ये त्रिवलन है, ये द्विवलन है। तो ये क्या होते हैं, आपस में बंद होते हैं, और बंद होने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो कि प्रथम ध्वनि, या जिसे हम लब कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे हम कह सकते हैं, ध्वनियाँ क्या होती है, धक धक की ध्वनि आती है। सामान्य हम क्या कहते हैं, धक धक कहते हैं, और इन्हें हम लब डब कहते हैं। तो उसी ध्वनि की हम बात कर रहे हैं। जब नीलियों का प्रकुंचन होता है, प्रकुंचन होने से क्या होते हैं, ये कपाट बंद होते हैं। तो हमें यहाँ तक ही बात करनी है। तो नीलियों के प्रकुंचन के समय द्विवलन व त्रिवलन कपाटों के बंद होने से, द्विवलन व त्रिवलन कपाटों के बंद होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे प्रथम ध्वनि कहते हैं। हृदय की क्या कहते हैं, प्रथम ध्वनि कहते हैं, और इसी प्रथम ध्वनि को हम क्या कहते हैं, लब कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जब ध्वनियाँ पूछ लेते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि हृदय की ध्वनियाँ है वो किस कारण से उत्पन्न होती है, तो नीलियों से संबंधित ही होती है दोनों ध्वनियाँ। जब नीले का प्रकुंचन होता है तो उस समय द्विवलन और त्रिवलन कपाट बंद होते हैं, और इनके बंद होने से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस ध्वनि को हम प्रथम ध्वनि या लब कहते हैं, LUBB। अब दूसरी ध्वनि कैसे होती है, देखो नीलियों का जब अनुशिथिलन होता है, नीलियों के अनुशिथिलन के समय, नीलियों के अनुशिथिलन के समय, अब इनका अनुशीतलन होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, रुधिर निकल गया कंप्लीट, और निकलने के बाद ये जब अनुशीतल अवस्था में आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का दाब कम होने से और यहाँ का दाब अधिक होता है, ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अर्धचंद्राकार कपाट जो बंद होते हैं, और इनके बंद होने से जो ध्वनि निकलती है उसे द्वितीय ध्वनि, या जिसे हम डप कहते हैं। नीलियों के अनुशीतलन के समय अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस ध्वनि को द्वितीय ध्वनि या इससे हम कहते हैं द्वितीय ध्वनि कहते हैं, और या इसे हम क्या कहेंगे, डप कहेंगे, डप।
पहली ध्वनि किससे आई? जब नीलों का प्रकुंचन हो रहा है उस समय द्विवलन और त्रिवलन जब कपाट बंद होते हैं, इनके बंद होने से ध्वनि निकलती है जिसे हम प्रथम ध्वनि या लब कहते हैं। और दूसरे नीले के अनुशीतलन के समय जब ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं और इनके बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं डप। तो ये लब डप आपको ध्यान में रखना है। लब, पहले लब आ जाएगी, लब और डप। कब निकलती है? लब तो क्या होती है? त्रिवलन और द्विवलन कपाट बंद होने से होती है, और डप अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से निकलती है। ये हम हृदय ध्वनियों की बात कर ली। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस जो टाइमिंग हमारी जो कंफ्यूजन रहता है टाइम में कि किस प्रकार से इनका जो सीक्वेंस होता है आलिंद और नीलों का संकुचन और शिथिलन होने का, वो एक बार हम एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। ये मान लीजिए गोलाकार, इसमें हम टाइम को बांट देंगे, इसको दो भागों में बांट देते हैं। ये आपका 4 सेकंड वाला पार्ट होगा, 4 सेकंड ये होता है, इसमें हम 1 सेकंड का ये वाला भाग बना लेते हैं और ये बना लेते हैं 3 सेकंड का। ये टोटल आपके 8 सेकंड हो गया हृदय चक्र के। हृदय चक्र कितने हो गए? 8.8 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड और 0.4 सेकंड। अब देखो शुरुआत में ये जो 4 सेकंड होते हैं इसे हम जॉइंट डायस्टोल भी कह सकते हैं। जॉइंट डायस्टोल यानी कि इसमें होता क्या है कि आलिंद और नीले दोनों साथ में, आलिंद और नीले दोनों साथ में विश्रांत अवस्था में रहते हैं। यानी कि ये जो 4 सेकंड का समय होता है, शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं, तो 4 सेकंड के लिए क्या होता है, शुरुआत में 4 सेकंड में आलिंद और नीले दोनों क्या होते हैं? अनुशीतल या विश्रांत अवस्था में रहते हैं 0.4 सेकंड के लिए। और इसके बाद में 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है कि इस 1 सेकंड में नीलियों आलिंदों का क्या होता है? आलिंदों का संकुचन होता है। 0.1 सेकंड में क्या होता है? आलिंदों का संकुचन होता है। और इस संकुचन के बाद में क्या होता है? 0.3 सेकंड के लिए, आलिंदों की संकुचन के बाद में 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है? जो नीले होते हैं, नीलियों का प्रकुंचन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, टोटल क्या होती है हृदय चक्र में? 0.8 सेकंड होती हैं और इनमें हमने 3 भागों में बांट दिया। 0.4 सेकंड के लिए शुरुआत में क्या होती हैं? दोनों, जिसे हम जॉइंट डायस्टोल भी कहते हैं, आलिंद और नीले दोनों विश्रांत अवस्था में रहते हैं। इसके बाद में क्या होता है? विश्रांत के बाद में 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है? आलिंदों का संकुचन होता है। और इस आलिंदों के संकुचन होने के तुरंत बाद 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है? नीलियों का प्रकुंचन होता है। अब देखो यहाँ पर 4 और 3 सेकंड ये तो हो गए आपके नीले आलिंदों के लिए अनुशिथिल अवस्था। टोटल 0.7 सेकंड क्या होगी? आलिंदों की अनुशिथिल अवस्था, आलिंदों की अनुशिथिल अवस्था हो गई, विश्रांत अवस्था हो गई। 3 सेकंड ये, इस 3 सेकंड में क्या होता है? आलिंद क्या होते हैं? आलिंद विश्रांत अवस्था में रहते हैं, आलिंद विश्रांत अवस्था में रहते हैं। यहां पर क्या होता है? जो नीले होते हैं वो भी विश्रांत अवस्था में रहते हैं, नीले विश्रांत अवस्था में रहते हैं। यहां से लेकर के 4 सेकंड तो ये हो गई, 1 सेकंड ये हो गया, 4 और 1 5, तो यानी कि 4 + 1 5 सेकंड के लिए नीले विश्रांत अवस्था में रहते हैं और इन 3 सेकंड के लिए नीले प्रकुंचन अवस्था में रहते हैं। देखो यहां से हमने चक्र स्टार्ट किया था तो 0.4 सेकंड के लिए दोनों एक साथ क्या होते हैं? विश्रांत अवस्था में रहते हैं। फिर जो आलिंद होते हैं वो संकुचित अवस्था में रहते हैं, लेकिन नीले फिर भी क्या होते हैं? विश्रांत रहते हैं। तो 4 और 1 5 सेकंड किसके हो गए? नीले के विश्रांत अवस्था के हो गए। जैसे आलिंदों का संकुचन समाप्त होता है, नीले का क्या हो जाता है? प्रकुंचन होता है। और प्रकुंचन जो होता है नीले का वो 0.3 सेकंड के लिए होता है। और इस प्रकुंचन के होते ही आलिंद क्या होते हैं? अनुशिथिल अवस्था में आ जाते हैं। तो 3 और 4 कितनी? 7 सेकंड के लिए आलिंद क्या होते हैं? अनुशिथिल अवस्था में रहते हैं। जैसे ये 3 सेकंड का प्रकुंचन समाप्त होता है, समाप्त होते ही यहाँ से क्या होता है?
जो द्विविलन और त्रिविलन कपाट बंद होते हैं नीलियों के प्रकुंचन के समाप्त होते ही, तो यहाँ से एक आवाज निकलती है जिसे हम लब कहते हैं। और इसके बाद में आता है जो जॉइंट डायस्टोल, यानी कि जो नीलियों का जो अनुशिथिल अवस्था आती है और जैसे ही स्टार्ट होती है उस समय एक आवाज निकलती है जिसे हम डप कहते हैं। तो ये लब डप की आवाज निकलती है। और इसी टाइम को हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इससे, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। ये हो गया विश्रांत आलिंद और ये नीले हो गया और ये समय हो गया। अब देखो शुरुआत में 0.1 सेकेंड, 0.1, 0.1, 0.1, ये 4 सेकेंड हो गए टोटल। तो इस 4 सेकेंड में ये क्या होता है, डायस्टोल अवस्था में रहता है। डायस्टोल यानी कि अनुशिथिल अवस्था में रहता है, ये डायस्टोल अवस्था में रहता है। तो ये भी डायस्टोल होता है, नीले भी डायस्टोल अवस्था में रहता है शुरुआत में। अब क्या होता है, जब 5वां सेकंड होता है उस समय 4 सेकंड के बाद में 5वें सेकंड में 0.1 सेकंड के लिए ये सिस्टोल अवस्था में आता है, यानी कि संकुचित अवस्था में आता है आलिंद, जबकि ये फिर भी डायस्टोल अवस्था में चल रहा है। और इसके बाद में जैसे इसका संकुचन समाप्त होता है उसके बाद में नीले संकुचित अवस्था में आ जाते हैं और नीले फिर 3 सेकंड के लिए क्या होते हैं, 0.3 सेकंड के लिए सिस्टोल अवस्था में रहते हैं। ये फिर से डायस्टोल आ जाता है। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, तो 0.8 सेकंड हो गई। और इसमें एक, दो, तीन, चार, 5.5 सेकंड के लिए अनुशीतल अवस्था में, फिर 1, 2, एक हो गई, 1, 2, 3, 3.3 सेकंड के लिए क्या होता है, ये 9 हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही हुए ना, 1, 2, 3, 4, 4.4 सेकंड के लिए ये डायस्टोल अवस्था में और ये 0.5 सेकंड के लिए क्या होता है, सिस्टोल अवस्था में। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 0.1 सेकंड, 1, 2 और 3, और 3 सेकंड के लिए क्या होता है, ये नीले प्रकुंचित या सिस्टोल अवस्था में रहता है। ये होता है पूरा हृदय का जो चक्र होता है वो। ये वीडियो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इसमें भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, जो डाउट मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। इससे संबंधित है वो 100 क्वेश्चन मैंने इस बनाए आपके लिए, जिसमें से 50 क्वेश्चन पहले वीडियो में डाल दिए हैं और नेक्स्ट जो कल का वीडियो रहेगा उसमें आपके परिसंचरण तंत्र से संबंधित 50 क्वेश्चन और होंगे, जिससे आपका पूरा कंप्लीट कोर्स है वो हो जाएगा परिसंचरण तंत्र का। इनसे बाहर आपको परिसंचरण तंत्र से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा और ये आपके नीट के सिलेबस के अनुसार आपके लिए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। धन्यवाद।